नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में हमने ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है और ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य हमने पढ़े थे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया कर एक बार जा कर के आप उसको फास्ट रिवीजन में भी देख सकते हैं, फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्लासेस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सीक्वेंस वाली क्लासेस है। तो यहाँ पे आपको पहले क्लास 1 देखना पड़ेगा, उसके बाद क्लास 2, तभी दोनों एक बेनिफिशियल होगा। साथ ही जब क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट होगा तो एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा हमारे ऑफिशियल चैनल पे और यूट्यूब पर उसका डिस्कशन होगा। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में हमने QR कोड भी पिन कर दिया है, तो कृपया कर उसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल को बेहतरीन और आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे ये क्लासेस देखना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा हमने डायरेक्टली बुक को ही रखा है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होगा तो हम उसको अंडरलाइन करते चलेंगे और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है ग्लोब और ग्लोब का ये अक्षांश है। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि ग्लोब विभिन्न आकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब। तो इतना ग्लोब कैसा है, उसके आकार क्या हैं, इसके बारे में हमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। एक सुई में ग्लोब झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, तो ये दक्षिणी बिंदु हो गया और ये उत्तर, और दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। नेक्स्ट है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पूर्व से पश्चिम में घूमता है। यानी कि ग्लोब का रोटेशन इधर से ऐसे होगा, यानी कि इसका रोटेशन ऐसे ऐसे हमेशा होगा। जैसा कि इसमें कहा भी गया है कि ग्लोब पृथ्वी पे पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जाता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इसमें इमेज में हम देख सकते हैं एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और इसे विषुवत वृत्त कहा गया है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहा गया है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाती है। जैसा कि देख रहे हैं भी, ये इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है और अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के 1/4 का है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4, यानी 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे दक्षिणी ध्रुव होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को
उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के यानी कि विषुवत वृत्त के इस साइड के रेखा को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा होता है। सामान्यतः इसे शॉर्ट फॉर्म में उ और द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये हमारा काल्पनिक वृत्त एक विषुवत वृत्त हो गया, और इसके ऊपर हो गया ये उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। और ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के चांदीपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर है, लेकिन चांदीपुर विषुवत वृत्त के, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और जबकि होरिजेंटो विषुवत के दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसलिए चांदीपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 66 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मान लिया जाए कि ये जो टॉर्च है हमारी इमेजिनरी, हमें इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये टॉर्च है और ये एक कार्डबोर्ड है। तो टॉर्च की रोशनी यहाँ पे सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे एक उष्णकटिबंधीय यहाँ पे एक हीटिंग जोन का निर्माण होगा, और यही अगर ऐसे ये लेटा हुआ है तो इसके और ऊपर और नीचे में इसका छाया कम, इसकी रोशनी कम पड़ेगी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारे जोन है ये उष्णकटिबंधीय जोन है, और ये वाला जोन नॉर्थ और साउथ दोनों में शीतोष्ण कटिबंधीय है, और ये सबसे लास्ट में ध्रुव के पास का जो जोन है वो शीतकटिबंधीय है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से भी ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीतकटिबंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है देशांतर क्या है। किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस जगह के अक्षांश और देशांतर की जानकारियों के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी और भी कुछ अतिरिक्त जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल में देके बताया गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंग द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो आइए हम जानते हैं देशांतर। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह भी पता लगाना होगा कि उत्तरी
को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन दोनों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती हैं। जैसा कि हम सभी देख भी रहे हैं कि जैसे 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 इधर हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो या साउथ पोल की तरफ हो, तो दूरी कम हो रही है। अक्षांश रेखा से विभिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला से गुजरने वाली यमोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रहा हमारा प्रमुख यमोत्तर और ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। किसी भी स्थान के देशांतर के आगे, जैसा कि यहाँ देखा गया है, पू, पूर्व के आगे पू और पश्चिम के आगे प का उपयोग किया जाता है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी यमोत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखेंगे। नेक्स्ट है देशांतर और समय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गोल होने की वजह से तापमान हर जगह पर भिन्न भिन्न होता है। तापमान जहाँ सीधी रेखा पड़ेगी वहाँ हीट जोन होगा और जहाँ तिरछी रेखा पड़ेगी वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जोन होगा और जहाँ पे रेखा नहीं, इट मीन्स किरणें, और जहाँ पे किरणें नहीं पड़ रही हैं वो वो कोल्ड जोन होगा। तो समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का पूर्वानुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे, जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। जैसे कि इंडिया के टाइम में GMT प्लस 5.5 घंटा होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि सुबह का 11 बज रहा होगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12:30 बजेंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान में जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं।
इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। नेक्स्ट है, हम मानक यमोत्तर क्यों मानते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्थानीय अक्षांश, देशांतर, बहुत सारी चीज़ों का एक जगह के समय का आकलन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए एक मानक समय होना भी ज़रूरी होता है, ताकि पूरे देश हो या राज्य हो या एक स्थान विशेष पे हर जगह समय इक्वल होना चाहिए हो। भारत में द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो जैसा कि अगर देश के विभिन्न भागों में स्थानीय समय में अंतर होगा तो हमारी शासन, प्रशासन और बहुत सारी गतिविधियों का उन पे असर होगा। इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक मानक यमोत्तर करने का किया गया। इस यमोत्तर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मानता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है और इस प्रकार यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने जैसा कि पढ़ा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मुंबई का टाइम जोन मानक यमोत्तर अगर मानक यमोत्तर नहीं होता तो मुंबई और दिल्ली के बीच के समय का डिफरेंस कितना होता, कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजेगा तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। कुछ देशों ने देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। जैसे कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घिरा रहता है। तो आज की हमारा NCERT का चैप्टर 2 यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, तो कृपया कर इसे लाइक करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें आगे।